हम जानते हैं कि ड्रॉप आउट जो है वो बहुत से विशेष कारणों से होता है। एक बार मैंने अपने घर में जो खाना बनाने हेल्पर आती थी उससे पूछा कि क्या तुम्हारी बच्ची पढ़ने जाती है। तो उसने कहा कि 5 साल तक तो भेजा, लेकिन उसने कुछ सीखा नहीं। और उसके बाद जो है फिर मैंने अपनी बच्ची को स्कूल से निकाल लिया। वह चीज़ मेरी लाइफ का एक हिस्सा बन गया, क्योंकि मैंने जब पढ़ाना शुरू किया केंद्रीय विद्यालय में तो इस बात का हमेशा ध्यान रखा कि केवी से कोई भी ड्रॉप आउट ना हो, किसी भी वजह से नहीं। और केंद्रीय विद्यालय में तो हमने इसका ध्यान रखा ही, केंद्रीय विद्यालय से बाहर जो हमारे समाज के लोग हैं उनके पर भी विशेष ध्यान रखा। और एजुकेशन का महत्व अगर आप समाज में फैलाते हैं तो हर तबका जो है आपको पढ़ने के लिए स्कूल जाता है। और उसी दौरान घर के नज़दीक एक बस्ती है जहां आप देख रहे होंगे कि यहाँ एक कमरे में एक परिवार रहता है। और उस बस्ती के बीच हम आए और हमने 40 बच्चों का चुनाव किया। उस समय ये 40 बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। इनके बीच आए और मेरे साथ गीता माथुर जी हैं। मैंने इनसे संपर्क किया, ये तैयार हो गई और रोज़ 2 घंटा यहाँ इन बच्चों के बीच में दिया जाने लगा। आज अगर आप देखेंगे तो एक बच्ची 6th क्लास में है, खुशबू खुशी, ये 6th क्लास में पहुंच चुकी है। और खुशबू 7th क्लास में पहुंच चुकी है। फिर रेखा 9th क्लास में पहुंच चुकी है। मानसी 10th क्लास में पहुंच चुकी है। पूजा 8th क्लास में पहुंच चुकी है। और ये सारे बच्चे जो हैं यहाँ के नज़दीक के, ये भी 8th में पहुंच चुकी है। ये सारे बच्चे यहाँ के नज़दीक के स्कूल में पढ़ रहे हैं। इनमें से एक भी बच्चा स्कूल नहीं जाता। मुझे बहुत ध्यान है कि मैंने इन बच्चों से पूछा था कि बड़े होके क्या बनना चाहते हो। ये सब हमारी शक्ल देख रहे थे, इन्हें पता ही नहीं था कि हमें बड़े होकर क्या करना है। लेकिन आज अगर आप इनसे पूछेंगे ना कि ये बड़े होके क्या बनना चाहेंगे, तो ये भी कहेंगे कि ये देश के सिपाही बनना चाहते हैं, ये देश के डॉक्टर बनना चाहते हैं। एक बार बहुत खुशी हुई कि किसी ने आके पूछा क्या बनना चाहते हो, तो इन्होंने कहा डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो डॉक्टर बन के क्या करोगे? तो उन्होंने कहा हम समाज सेवा करेंगे। तो आप इनके बीच में काम कर रहे हैं और जब इन्हें पता चल रहा है, और मुझे ध्यान है एक बार एक बहुत अच्छी बात हुई थी, हम लोग इनके बीच में ज्योमेट्री बॉक्स बांटे थे। तो ये नज़दीक के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे बड़े बच्चों ने उनके ज्योमेट्री बॉक्स छीन लिए क्योंकि उनके पास भी अभाव था। तो उन्होंने जाके प्रिंसिपल सर से शिकायत की कि हमारे ज्योमेट्री बॉक्स और लुटवाए, नहीं तो हम गीता दीदी से और सप्ता दीदी से शिकायत कर देंगे। उनका फ़ोन आया था कि इस तरह की बात हो रही है। तो खैर फिर स्कूल में भी हम लोग ने स्केल और पेंसिल्स जो हैं वहाँ जाके उनको बांटे थे ताकि वो हमारे बच्चों के ज्योमेट्री बॉक्स ना छीनें। तो जब एजुकेशन का महत्व ये हम 7 साल से चला रहे हैं, आज जो आप स्थिति देख रहे हैं और 7 साल पहले की जो स्थिति थी उसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। और इसमें मेरा सहयोग गीता माथुर जी जो है वो बहुत करती हैं। ये देखिए, ये गीता माथुर जी के हस्बैंड ने यहाँ दीवार पे वो ब्लैक बोर्ड पेंट ला के इसको पेंट किया है। इसी पे हम लोग चौक से लिखते हैं। और इस बस्ती का नाम हम लोग ने समर्था संस्कार केंद्र रखा है, क्योंकि समर्था सेवा न्यास करके एक ट्रस्ट है, मैं उसी की ट्रस्टी भी हूँ। और इस तरह से जो है ये हम लोग जो है चला रहे हैं। सावधान, राष्ट्रगान शुरू कर।
ड्रॉप आउट्स की बात करते हैं तो मुझे एक घटना और याद आती है। भास्कर शर्मा केंद्रीय विद्यालय टोंक में उसने 8th में एडमिशन लिया था। मैंने एक बार उसको फूट फूट के रोते हुए देखा। मैंने पूछा, भास्कर क्यों रो रहे हो? उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब बाद में हमें पता चला तो इट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर मी। एक सर ने बताया कि मैडम ये 7 स्कूलों से निकाला गया है और ये अब इसका 8वां स्कूल है। 8th क्लास का बच्चा 7 बार निकाला जाए, ये एक बहुत ही आश्चर्य की बात है। इसमें आश्चर्य 8 बार निकालने का आखिर कारण क्या हो सकता है? मैंने उस बच्चे को काफ़ी दिन तक ऑब्जर्व किया और पता चला कि वो शायद ADHD से परेशान था। ADHD से जुड़े बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते हैं और मस्ती मारना शुरू कर देते हैं, और अगर आप उनको ठीक से डील नहीं करेंगे तो वो फिर तोड़ फोड़ पर भी चले आते हैं। तो इसीलिए संभवतः जो है उसे स्कूल से निकाला गया था। लेकिन स्कूल से निकाला जाना सही नहीं है, क्योंकि शिक्षक से माना जा सकता है कि वह ही तो गाइडेंस करेंगे कि ऐसे में हम क्या करें। और ये भी हमारे भारत की बहुत बड़ी त्रासदी है कि पेरेंट्स जो हैं वो प्रॉपर डायग्नोसिस की तरफ नहीं जाते। खैर, हमने उस बच्चे से कहा कि तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, तुम ये स्कूल तुम्हारा आखिरी स्कूल होगा और यहाँ से तुम 8th भी करोगे, 9th भी करोगे, 10th भी करोगे और आगे की भी पढ़ाई करोगे। उस बच्चे के खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उस बच्चे ने 8th भी पास की, 9th भी पास की और 10th भी पास की। The second boy, alternative schooling, when I am saying, the second boy called Anas, he was in 6th class. So his body build was like as if he is of a class 9th boy. So other students of the class were having a complaint with the school system that this boy often beats them up. So there was a lots of pressure on the principal as well as the class teacher. So once I called Anas and took the counseling and found him that he may be interested in sports, and that too in the field of boxing. I talked to my sports teacher and asked him to give him a special training in boxing after the school, as my sports teacher is of boxing field. So the sports teacher, he agreed to it and he started giving training on boxing, and later on we found that he started gaining interest in sports, and simultaneously he started gaining interest in studies too, and he starts stopping beating the other boys and the girls because he was started getting the appreciation from the school, from the peer groups and etc. So sometimes when you give them a proper counseling, then the threat of getting them out of the school and becomes less. And when they go into their families, their relatives, and then when they say that such things are there in the school and these varieties are there in the school, the enrollment also increases. 95 में मेरी ज्वाइनिंग केंद्रीय विद्यालय आगरा में हुई थी। फर्स्ट पोस्टिंग हो गई थी। मुझे 10th क्लास मैथमेटिक्स पढ़ाने को मिली। एक लड़की थी 10th क्लास में, मुझे नाम उसका ध्यान नहीं आ रहा। वो लड़की 10th में सप्लीमेंट्री ले आई मैथ्स में। तो प्रिंसिपल सर ने बुलाया कि सपना मैडम 1 महीने बाद इसका एग्ज़ाम है, आप इसकी थोड़ी सी काउंसलिंग कीजिए, आप इसको थोड़ा सा इसका रिवीजन और करा देंगे। मैंने उस लड़की को अपने घर बुलाना शुरू किया और मैं उसका जब एग्ज़ाम घर पे लेती थी तो मैं पाती थी वो 80% मार्क्स ला रही है। तो मैं बहुत खुश हुई और जो है उसने एग्ज़ाम दिया। लेकिन पहले एग्ज़ाम में उसके 25 नंबर आए थे, दूसरा जब एग्ज़ाम उसने दिया तो मात्र 15 नंबर। मुझे प्रिंसिपल सर ने बुला के डांटा भी कि ऐसे कैसे तुमने पढ़ाया कि पहले तो 25 थे और अब 15। मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मैं जो घर पे उसे पढ़ा रही थी तो अच्छा नंबर ला रही थी। तो मुझे हुआ कि चलो पता करा जाए कि आखिर ये बच्ची लगातार नंबर कम क्यों ला रही है और क्यों बार बार फेल हो रही है। तो मैं उसके घर गई तो उसके घर उसके पापा और मम्मी झगड़ा कर रहे थे।
और मम्मी कह रही थी मैं तो यहाँ इसलिए बैठी हूँ कि किसी तरह से ये 10th क्लास पास कर जाए तो मैं इसको लेके कलकत्ता अपने मायके चली जाऊँ। और संभवतः वो 10th क्लास पास ही नहीं करना चाह रही थी क्योंकि वो चाह नहीं रही थी कि उसके माँ बाप उससे अलग हो जाए। इट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर मी एज अ टीचर। मैंने जाके प्रिंसिपल सर को ये बात बताई और उस बच्चे को स्कूल बुलाया गया। सारे टीचर्स ने, क्योंकि मैं अपने आप को शायद उस समय बहुत यंग समझ रही थी कि इस तरह की मैं कोई काउंसलिंग करूँ, खोज कर ली थी, यही बहुत बड़ी बात थी। प्रिंसिपल सर ने बहुत अप्रिशिएट किया था। लेकिन उसकी फिर काउंसलिंग, जितने भी सीनियर टीचर्स थे सब ने मिलकर उसकी काउंसलिंग की। वो लड़की भी बहुत रो रही थी और उसको समझाया कि माँ बाप का ये तो अपना जीवन है, वो कैसे जीवन चलाना चाहते हैं ये उनका उनकी निजी समस्या है और तुम्हें अपने जीवन में क्या करना है ये तुम्हें फैसला करना है। उस लड़की ने भी हामी भरी कि वो जहाँ भी रहेगी वो अच्छी तरह से पढ़ेगी और स्कूल छोड़ने की कोशिश करेगी।